चलिए जी शुरू करते हैं। लास्ट जो हमारे पास एक्ट बच गया दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक ही क्वेश्चन आएगा आपके पास, सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट 5 मार्क्स के लिए आएगा। ज्यादातर बेटा अभी तक जो आया है इसके अंदर से थ्योरी क्वेश्चन ही आया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आइए फटाफट से रिवाइज करें। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करें तो बेटा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर हमारे पास जो सेक्शंस हैं, हम लोगों ने इन सेक्शंस को 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 7 है जो हमारे पास इंट्रोडक्शन की बात बोलेगा। उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 11 से लेकर 17 तक इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी का कंसेप्ट कवर करना है। सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 31 तक हम लोगों ने पार्टनर्स और उनका आपस में जो रिलेशन है उस कंसेप्ट को कवर करना है। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स का कंसेप्ट है 34 से लेकर 36 तक, जहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी करके 3 चीजें हैं जो हमने कवर करनी है। और फाइनली कन्वर्जन का कंसेप्ट है जो 55 से लेकर 65 तक कवर है। द लीस्ट इंपॉर्टेंट वन, बहुत कम चांस है। यहाँ एक डिसोल्यूशन वाला पॉइंट है कि एलएलपी कोर्ट के ऑर्डर से कब कब डिसॉल्व हो सकती है, वो वाला पॉइंट आ सकता है। आइए फटाफट से एक बार रिवीजन शुरू करें। बात करें सर इन आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट की। अगेन सेक्शन 1 की बात करें, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट की बात करेगा। द एक्ट शैल बी नोन एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 पूरे इंडिया के ऊपर अप्लाई करता है। अगेन ये उन एक्ट में से है जहां स्पेसिफिक डेट नहीं बताई गई थी। द एक्ट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डे जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग डेट नोटिफाई कर सकती है। सर यहां अगर हम बात करें तो हमारा जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिल है ये हमारा प्रेसिडेंट से इसको असेंट मिला था ऑन 12 दिसंबर 2008। सॉरी, जो आपका ये है पास हुआ था दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से ऑन 12 दिसंबर 2008 और इसको प्रेसिडेंट का असेंट मिला था ऑन 7 जनवरी 2009। इसलिए कई जगह 2009 भी लिखा जाता है, लेकिन एक्ट के अंदर सेक्शन 1 के अंदर इसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 ही बुलाया गया है। टोटल हमारे पास 81 सेक्शंस हैं। ऑब्वियसली सारे हमने नहीं कवर करने हैं। साथ में 4 शेड्यूल्स हैं। 4 शेड्यूल्स हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन केवल आपको यह पता होना चाहिए कि इन शेड्यूल्स के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। शेड्यूल 1 की बात करें तो हमने कहा जी म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनर्स इन एलएलपी बताते हैं इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि एब्सेंस में अगर आपके एग्रीमेंट में एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर कोई कंक्रीट बात या कोई स्पेसिफिक बात एक पर्टिकुलर मुद्दे पे नहीं लिखी गई है एज रिस्पेक्ट टू राइट्स, आप उन चीजों को शेड्यूल 1 में जो दिया गया है वहां से बोरो करके अपनी एलएलपी के ऊपर लगा सकते हैं। शेड्यूल 2, 3 और 4 जो है ये कन्वर्जन की सीधी सीधी बात करते हैं। फर्म से एलएलपी की कन्वर्जन शेड्यूल 2 में कवर्ड है। प्राइवेट कंपनी से एलएलपी में कन्वर्जन शेड्यूल 3 में कवर्ड है। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से लेकर एलएलपी में जो कन्वर्जन है वो आपकी 4th शेड्यूल के अंदर कवर की गई है। तो 3 तरह की कन्वर्जन है और शेड्यूल 1 आपका म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज की बात करता है। उसके बाद अब एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी की बात करें सर, एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी एमसीए रहेगी या आरओसी रहेगी, या दूसरी भाषा में बोले तो सर जो आपके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है सेम ही हमारी क्या रहती है, यहाँ पर आपके एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी रहती है, उसको हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर ये आती है। ठीक है जी, कंसेप्ट शुरू करते हैं। सब सेक्शन आप बात करें सर आप सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 में जस्ट लाइक एनी अदर एक्ट यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशंस दी गई हैं। डेफिनेशंस की बात करें तो सर अगेन इसके अंदर हमारे पास काफी डेफिनेशंस हैं। टोटल अगर हम डेफिनेशंस की बात करें यहाँ पर सो 21 डेफिनेशंस है हमारे पास जो हमने यहाँ कवर करनी है। सारी की सारी ऑब्वियसली कोर्स का पार्ट नहीं है, तो हमारे पास टोटल हमारे पास अगर हम देखें तो एक तो सेक्शन 2 में खासियत यह है कि सर जो हमारा सेक्शन 2 है ये अनलाइक अदर एक्ट्स यहां पर 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। ये मैंने आपको बात क्लास में कवर कराई थी कि सर ये 2 सब सेक्शंस में बटा हुआ है। एक हमारे पास है सबसेक्शन 1 जहां ए से लेकर यू तक डेफिनेशन थी। एक नई डेफिनेशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई है, दैट इज स्मॉल एलएलपी। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका इस बार का मॉडल टेस्ट पेपर आया उसमें केवल स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन उन्होंने 5 नंबर के लिए पूछी हुई है, तो फ्री के मार्क्स दे रहे हैं केवल डेफिनेशन लिखने के, में 5 नंबर वाला कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि अमेंडमेंट है हो सकता है वो सेम क्वेश्चन का रिपीट कर दें, पेपर के अंदर रिपीट कर दें। तो वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ए से लेकर यू तक पहले डेफिनेशन हुआ करती थी, टी ए कर बीच में एक और घुसाई गई है स्मॉल एलएलपी की। टोटल अब 21 की जगह हमारे पास 22 डेफिनेशन हो गई हैं। 2 या 3 डेफिनेशन है सर ढंग की याद करने लायक है, बाकी सर सिर्फ फॉर द नेम से एक डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। सबसेक्शन 2 पे पहले आ जाते हैं सर। सबसेक्शन 2 की बात करें अगर सेक्शन 2 की, तो बात इन्होंने क्लियर करी कि ऐसे वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो कि यूज्ड हैं, डिफाइंड नहीं है एलएलपी एक्ट के अंदर लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइंड है, तो उनका मीनिंग आप कंपनीज एक्ट से बोरो करेंगे। तो यहां से पहला इंडिकेशन आ जाता है सर जो हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ये ज्यादा बोरोइंग अपनी है, ज्यादा झुकाव रखता है
कंपनी एक्ट की तरफ, पार्टनरशिप की तरफ इसका झुकाव कम रहता है, भले ही दोनों के फीचर्स का मिक्सचर से यह एक्ट बना हुआ है, इसको हाइब्रिड बुलाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास, इससे पहले हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन बनाएं, जो खास डेफिनेशन नहीं दी उन्होंने कोई भी एक्ट के अंदर। हमें एक चीज कवर करनी है कि सर जो हमारी पार्टनरशिप है ये एक हाइब्रिड फॉर्म है बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। इस आंसर को जब भी आप आंसर करेंगे, हमने कहा जी प्रैक्टिकली दो चीजों को आपको बताना है कि जब आप पार्टनरशिप की बात करते थे, वहां पर जो मेजर एडवांटेज हमारे पास हुआ करता था, दैट यूज्ड टू बी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप अपने हिसाब से अपने एग्रीमेंट के तहत अपनी पार्टनरशिप हम चला सकते थे। लेकिन डिसएडवांटेज सब दो मेजर होते थे, एक अनलिमिटेड लायबिलिटी हुआ करती थी, दूसरा म्यूचुअल एजेंसी हुआ करती थी कि ना केवल अपने काम के लिए लायबिलिटी उठानी पड़ती थी, इवन बाकी पार्टनर्स के एक्ट के लिए भी आपको लायबिलिटी वहां से उठानी पड़ जाती थी। दूसरी साइड कंपनी थी सर, भले ही लायबिलिटी लिमिटेड रखती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहां बहुत ज्यादा कंप्लायंस कॉस्ट थी, बहुत ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर था। दोनों के बीच की सर एक अथॉरिटी निकाली है, कह लीजिए एक एंटिटी बनाई गई, जहां पर आपने पार्टनरशिप के फ्लेक्सिबिलिटी के फीचर को कंबाइन किया विद द लिमिटेड लायबिलिटी फीचर जो आपका कंपनी से आता है। साथ साथ सर हमारे पास कंप्लायंस की बात आ रही थी, तो कंप्लायंस कंपैरेटिवली कम रखे गए। और चौथी बात सर, जो म्यूचुअल एजेंसी की प्रॉब्लम थी, म्यूचुअल एजेंसी की प्रॉब्लम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से हटा दी गई है। यहां पर पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट नहीं होते हैं, केवल वो किसके एजेंट माने जाते हैं, एलएलपी के एजेंट माने जाते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो आपकी पार्टनरशिप है ये हाइब्रिड फॉर्म है बिटवीन द पार्टनरशिप एंड द कंपनी, तो आपको दोनों के फीचर से मिक्स करती है। तो जनरली जब आप बात शुरू करेंगे तो आप यहीं से बात शुरू करेंगे कि एलएलपी एक न्यू फॉर्म ऑफ एंटिटी है जो दोनों के फीचर्स कंबाइन करती है। ये ट्रेडिशनल पार्टनरशिप ऑन वन हैंड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर हैंड दोनों के मिक्सचर्स को बना के मिली है। इट नॉट ओनली गिव्स द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी एट लो कंप्लायंस कॉस्ट, बट इट आल्सो अलाउज द पार्टनर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एज पर ट्रेडिशनल एलिमेंट्स। और क्योंकि दोनों के फीचर रखती है, इसलिए इसको एक हाइब्रिड फॉर्म बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप बुलाया जाता है। डेफिनेशन पे आइए सर, एक डेफिनेशन आती है हमारे पास सेक्शन 2 से, 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एन से, जहां उन्होंने बोला जी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, मींस अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। एलएलपी एक्ट के अंदर बनाई गई जो पार्टनरशिप है उसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बुलाया जाता है। सेम डेफिनेशन जो लगभग कंपनी एक्ट के अंदर दी गई है। यहां जो दूसरी डेफिनेशन है बेटा, वो हमें किसी प्राइवेट ऑथर की उठानी नहीं पड़ती है, आप सेक्शन 3 के बेसिस पर वो डेफिनेशन खुद बना सकते हैं, क्योंकि सर यहां एक सेक्शन 3 दिया गया है जहां पर इन्होंने काफी हद तक फीचर्स ऑफ एलएलपी कवर कर लिए हैं। इन्होंने नंबर 1 क्या लिखा कि जो आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि फॉर्म्ड है या इनकॉर्पोरेटेड है अंडर दिस एक्ट। और बॉडी कॉर्पोरेट होते ही 3 बातें ऑटोमेटिकली निकल आई सर। नंबर 1, इसकी लीगल एंटिटी होगी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। एक परपीचुअल सक्सेशन होगी, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी चेंज आने में अमंग द पार्टनर्स इसके राइट्स, लायबिलिटी और इसके एग्जिस्टेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इस सेक्शन 3 के बेसिस के ऊपर हमने एक डेफिनेशन बना ली। हमने कहा जी एलएलपी क्या होती है, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपीचुअल सक्सेशन, अ कॉमन सील एंड कैरिंग अ लिमिटेड लायबिलिटी। और यहां से सीधे सीधे हमारे पास क्या निकल आएंगे, फीचर्स निकल आएंगे। सर जब हम फीचर्स की बात करते हैं, यहां पर भी हमने फीचर्स के लिए एक लर्निंग स्किल बना ली थी। हमने कहा जी क्लास, और क्लास में पढ़ाने के लिए मैम। सी से सर हमारे पास कॉमन सील का कंसेप्ट। अगेन कॉमन सील का कंसेप्ट बात करें तो बिल्कुल सेम कहानी सर, ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। इवन एलएलपी के केस में जो आपका कॉमन सील है ये ऑप्शनल है। यहां पर जो ऑप्शनल है किस सेक्शन से है सर, सेक्शन 14 के क्लॉज सी के हिसाब से आपका जो कॉमन सील का कंसेप्ट है वो क्या माना जाता है, ऑप्शनल माना जाता है। एल से हम बात करें सर, लायबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड रहती है। ए से आर्टिफिशियल पर्सन है, ऑब्वियसली नेचुरल नहीं है लेकिन फिक्टिशियस भी नहीं माना जा सकता। एस से बात करें सर, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। नेक्स्ट एस से यहां बात करें तो सर यहां हम परपीचुअल सक्सेशन के लिए इस वर्ड को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसकी एक सक्सेशन होती है, पार्टनर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन क्योंकि एक सेपरेट पर्सन है लॉ की नजर में एक सेपरेट एग्जिस्टेंस रखेगी। एम से बात करें तो सर मैनेजमेंट इसकी सारे पार्टनर्स के हाथ में रहती है। हाँ, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं लेकिन उनके ऊपर एडिशनल कंप्लायंस की लायबिलिटीज होती हैं। मैनेजमेंट में अलग से उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, सारे पार्टनर्स का पार्टिसिपेशन होता है। अनलाइक कंपनी जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, यहां कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाम का कंसेप्ट नहीं होता है। 2 ए आए थे हमारे पास सर, एक ए आया था हमारे पास एजेंसी के रेस्पेक्ट में, एक ए आता है हमारे पास एग्रीमेंट के रेस्पेक्ट में। नंबर 1, यहां म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है, सारे पार्टनर एक दूसरे के पार्टनर एजेंट नहीं होते हैं, लेकिन सारे के सारे एलएलपी के एजेंट माने जाते हैं। एग्रीमेंट, आपकी जो पार्टनरशिप है एलएलपी है, ये आपकी
एलएलपी एग्रीमेंट के तहत बनाई जाएगी। एलएलपी एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी है, या ऑप्शनल नहीं है। इनफैक्ट कंपलसरी होने की वजह से इसको आपको आरओसी को फाइल भी करना पड़ता है विद इन 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। हाँ, आपके एलएलपी में किसी आपके एग्रीमेंट में किसी तरह का कोई साइलेंस है, किसी मुद्दे पे नहीं लिखा गया है, तो वहां पर आप शेड्यूल 1 का यूज कर सकते हैं म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के लिए। और लास्ट एम हमारे पास क्या था, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। यहां पर भी सर 2 पार्टनर्स मिनिमम होते हैं, लेकिन 464 यहां पर अप्लाई नहीं करता है, तो यहां पर कोई मैक्सिमम लिमिट हमारे पर अप्लाई नहीं करती है। तो ठीक है जी, 1 हमारे पास हो गया, 2 की हमने डेफिनेशन कवर करी है, अभी 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एन कवर कर लिया, 3 हमें कवर कर लिया कि सर ये बॉडी कॉर्पोरेट होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी रखती है, परपीचुअल सक्सेशन रखती है। 4 पे आइए सर, 4 हम हमसे बात करता है इसकी पार्टनरशिप की एप्लीकेबिलिटी की। हमने कहा जी जब तक आपके लिए स्पेसिफिकली बोला ना जाए, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा, और इन्होंने कहीं भी स्पेसिफिकली इस बारे में नहीं बोला है, तो आप एलएलपी पढ़ते समय पार्टनरशिप एक्ट को यहां पर अप्लाई नहीं करेंगे। इससे पहले हम 5, 6, 7 पे चलें। सर एक यहां क्वेश्चन आता है हमारे पास, एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। जब आप एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी की बात करते हैं तो सर हमने इसको याद करने के लिए इसके 3 टुकड़े कर लिए थे कि नंबर 1 ये इजी टू फॉर्म होती है, ये इजी टू डिसॉल्व होती है, और इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जब फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं तो 3 पॉइंट कवर हो जाते हैं। नंबर 1, ये ऑर्गेनाइज और ऑपरेट होती है एज पर एग्रीमेंट। दूसरा, इसमें लीगल और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली बहुत कम होती हैं। तीसरी, इसका कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि आसानी से पैसा डाला जा सकता है, आसानी से पैसा इस कंपनी के, इस एलएलपी के अंदर से निकाला जा सकता है। तो इससे 5 पॉइंट बन के आते हैं सर, इजी टू फॉर्म होती है, इजी टू डिसॉल्व होती है, फ्लेक्सिबिलिटी में 3 पॉइंट आए, और ऑब्वियसली पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो अगर हम यहां से देखें तो 6 पॉइंट हमारे पास निकल आते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। उस जमाने के क्वेश्चन है जब एलएलपी का बहुत लिमिटेड सिलेबस होता था, तो आपसे एलएलपी के एडवांटेजेस वगैरह पूछा करता था। उसके बाद सर सेक्शन 4 तक हमने बात कवर करी। सेक्शन 5 पे आ जाइए। सेक्शन 5 सबसे पहले बोलता है कि एक एलएलपी के अंदर पार्टनर कौन कौन बन सकता है। हमने कहा जी कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट एक एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकती है। बॉडी कॉर्पोरेट का जनरल मीनिंग हमें पता था, लेकिन सर बॉडी कॉर्पोरेट को एलएलपी एक्ट डिफाइन करता है। उसने कहा जी बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। हमने कहा जी बॉडी कॉर्पोरेट की बात करें तो बॉडी कॉर्पोरेट में ऑब्वियसली जो कंपनी है अंडर 2 क्लॉज 20 वो तो इंक्लूड होती ही होती है। इसके अलावा इस एक्ट में बनी हुई एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, इंडिया के बाहर बनी हुई एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, इंडिया के बाहर बनी हुई कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है। 3 को उसने बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना। कॉर्पोरेशन सोल, जो मैंने आपको बोला था, ऐसे ऑफिसेज जो अपने साथ क्या रखते हैं, परपीचुअल सक्सेशन रखते हैं। दूसरा, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो किसी भी टाइम एक्ट के अंदर बनी है, उसको आप क्या नहीं मानेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट यहां नहीं मानेंगे। और इसके अलावा कोई भी एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है इन दिस बिहाफ, हमने कहा यहां पर अभी कुछ भी नोटिफाई नहीं किया गया। तो 2 मेजर याद रखने वाले हैं सर, कॉर्पोरेशन सोल और कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या नहीं माना जाता, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाता। यहां थोड़ा सा चेंज आया है, पहले या ना इनफैक्ट पूरे एलएलपी एक्ट में जहां जहां पर पहले 1956 शब्द इस्तेमाल किया गया था, वहां पर अब क्या कर दिया गया है, 2013 शब्द इस्तेमाल कर दिया गया। एक मेजर चेंज इसके अंदर जगह जगह पर ये अमेंडमेंट आई है। यहां हम इसलिए आए थे क्योंकि सर सेक्शन 5 वर्ड क्या इस्तेमाल कर रहा था कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट क्या बन सकता है, एलएलपी का पार्टनर बन सकता है। इसका मतलब सर एक कंपनी हो सकती है पार्टनर, एक दूसरी एलएलपी हो सकती है पार्टनर, इंडिविजुअल तो हो ही सकता है क्योंकि आपने इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट शब्द इस्तेमाल कर लिया है। 3 तरह के लोग आपके पार्टनर नहीं बनेंगे। नंबर 1, जो अनसाउंड माइंड के हैं, जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, और जिन्होंने इंसॉल्वेंट एडजस्ड होने के लिए अप्लाई किया है लेकिन उनकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। तो 3 जनों को स्पेसिफिकली लिखा है इन्होंने, अनसाउंड माइंड के हैं आप, दूसरे अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुके हैं, या आपने डिक्लेयर होने के लिए एप्लीकेशन फाइल करी है लेकिन अभी तक वो पेंडिंग पड़ी है। तो ऐसे सिनेरियोस के अंदर आप जो हैं पार्टनर नहीं बन सकते हैं एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर। 6 ने नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करी। मिनिमम पार्टनर 2 होंगे, मैक्सिमम का कोई जिक्र यहां पर भी नहीं है, और यहां 464 अप्लाई भी नहीं करता है, तो कोई मैक्सिमम नंबर यहां पर नहीं है। हां, ये बात जरूर लिखी है कि अगर आपके एलएलपी में मिनिमम पार्टनर्स 2 से कम हो जाते हैं, दूसरी भाषा में एक सिंगल पार्टनर बच जाता है, और आपकी एलएलपी 6 महीने तक इस तरह से काम करती रहती है, तो ये सिंगल पार्टनर अगर इसको इस बात की अवेयरनेस है, नॉलेज है कि अकेला काम कर रहा है, जो ऑब्वियसली होगी, ऐसे केसेस में 6 महीने के बाद जो भी डेट होंगे ये उसके लिए पर्सनली लायबल माना जाएगा। तो यहां पर मिनिमम नंबर से नीचे जाने का कॉन्सिक्वेंस लिखा हुआ है कि अगर ये रिड्यूस हो जाते हैं 6 महीने तक ऐसा रहता है
और तो जो सिंगल पर्सन एलएलपी के रूप में पार्टनर के रूप में काम कर रहा है, ही विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल। और 7 में सर हमारे पास कंसेप्ट आता है डेजिग्नेटेड पार्टनर का, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, बार बार पेपर में पूछे जाने वाला उनका वन ऑफ फेवरेट क्वेश्चन है। 7 के अंदर काफी सारा एस्पेक्ट था, केवल 7 सबसेक्शन 1 उन्होंने सिलेबस के अंदर डाला हुआ है। 2, 3, 4 उसके बाद 8, 9, 10 सब सिलेबस से गायब किए हुए हैं। क्लास में हमने बात की थी, इस समय हमें रिवीजन में कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ कहां तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को, जो पेपर में पूछे जाने वाली बात है। हमने कहा जी हर एलएलपी के अंदर एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, जो हमेशा क्या होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, और उन दोनों में से एक क्या होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। जब आप रेजिडेंट इंडिया की बात करते हैं, पहली अमेंडमेंट सर यहां पहले 182 डेज हुआ करता था, अब टाइम को कम कर 120 डेज बोल दिया गया है। तो अगर एक पर्सन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में 120 दिन भी रहता है, उसको आप क्या मान लेंगे, रेजिडेंट मान लेंगे। हमने दूसरी कहानी देखी सर, ऐसे सिनेरियोज जहां पर या तो सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है या केवल एक ही इंडिविजुअल पार्टनर है, तो ऐसे केसेस में अगर आपके पास एक से ज्यादा इंडिविजुअल पार्टनर्स हैं तो उनको क्या बना लीजिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। और अगर ऐसी कहानी नहीं है तो बॉडी कॉर्पोरेट की जगह आप उनके नॉमिनीज को क्या बना सकते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हैं। तो प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट्स और वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स, देन एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स, या तो वो खुद पार्टनर है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएंगे, या वो नॉमिनीज हैं बॉडी कॉर्पोरेट के, तो उस केस में वो क्या बन जाएंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएंगे। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म होता है, जहां हमने कहा जी 1 से हमने बात करी शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट की, 2 में डेफिनेशंस हैं, 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एन हमवर कवर किया, 3 ने कहा जी बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी रखती है, परपेचुअल सक्सेशन है, 4 ने कहा जी पार्टनरशिप एक्ट तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक हम बोलेंगे नहीं, 5 ने बोला जी पार्टनर कौन कौन बन सकता है, कौन कौन नहीं बन सकता, 6 ने कहा जी 2 मिनिमम होंगे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, 2 से नीचे जाओगे 6 महीने तक काम करोगे तो इंडिविजुअल पार्टनर लायबिलिटी उठाएगा। 7 सबसेक्शन 1 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए, एक उनमें से रेजिडेंट इंडिया होना चाहिए, रेजिडेंट होने के लिए 120 डेज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रहना जरूरी है। नेक्स्ट एक्सपेक्ट इनकॉर्पोरेशन, सर सेक्शन 11 से कंसेप्ट शुरू होता है, सेक्शन 17 पे खत्म होता है, बीच में नेम वाली बात को भी कवर करता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि वहां पर अमेंडमेंट आई है। पहले हमने कहा जी इससे पहले उस पे जाएं, इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं। जैसे सर आप कंपनी के अंदर एमओए फाइल करते हैं, यहां कोई एमओए और एओ नहीं होता, यहां पर केवल आपको क्या फाइल करना होता है, एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करना होता है। इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की बात करें तो सर एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होता है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है हमारे पास ई फॉर्म 2, तुम्हारे पास 3 फॉर्म है, एक ई फॉर्म 1, ई फॉर्म 2, ई फॉर्म 3। 1 में सर नाम के लिए एप्लीकेशन जाती है, 2 में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जाता है, 3 में एलएलपी बनने के बाद एग्रीमेंट जाता है। तो 3 चीजें हैं जो आपको फाइल करनी होती हैं। इसके मैंने आपको शॉर्ट्स में अगर क्लास में याद हो तो नोट्स बनाए थे। हमने कहा जी इस केस में आपको क्या क्या फाइल करना होता है। 2 और मोर पर्संस जो एसोसिएट करते हैं एक लॉफुल बिजनेस करने के लिए, पहले तो ये अपना नाम सब्सक्राइब करेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर। ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल किया जाएगा इन सच मैनर एंड सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विद द आरओसी ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी इज सिचुएटेड। तो सिंपल सी बात है, 2 और मोर पर्संस एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को साइन करें, रजिस्ट्रार के पास देके आए, उस रजिस्ट्रार के पास जहां आप अपना एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस सेटअप करना चाहते हैं। इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक स्टेटमेंट फाइल करनी होती है इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। इस स्टेटमेंट को साइन करना होता है बाय एन एडवोकेट, अ कंपनी सेक्रेटरी, अ कॉस्ट अकाउंटेंट और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ये वो होने चाहिए हु आर एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, यानी कि वो प्रोफेशनल जिसने आपकी एलएलपी बनवाई है उससे एक स्टेटमेंट बनवाई है, एंड बाय एनीवन who has subscribed his name to the incorporation document। तो 2 लोग इसको साइन करेंगे, एक तो सब्सक्राइबर में से कोई एक व्यक्ति, साथ में कोई प्रोफेशनल जिसने आपकी ये एलएलपी बनवाई है। और ये क्या डिक्लेयर करेंगे स्टेटमेंट के थ्रू कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट हैं एंड रूल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू इनकॉर्पोरेशन, ये सारे क्या कर दिए गए हैं, कंप्लाई कर दिए गए हैं। आपका जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होगा। ये फॉर्म क्या पढ़ा हमने, ई फॉर्म 2। कुछ कंटेंट है इसके, जैसे नेम ऑफ एलएलपी मेंशन करेंगे, बिजनेस क्या है मेंशन करेंगे, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस मेंशन करेंगे, हर पार्टनर का नाम बताएंगे, उसका एड्रेस बताएंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम और उसका एड्रेस बताएंगे, अदर इंफॉर्मेशन एज में भी प्रिस्क्राइब, कुछ भी इंफॉर्मेशन यहां पर प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। तो ये हमारे पास आ गया बेटा, ये आपका 11 सबसेक्शन 1 और 11 सबसेक्शन 2। फटाफट देखें सर हमने क्या क्या करना है। 2 और मोर पर्सन जो एक लॉफुल बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, नाम सब्सक्राइब करेंगे कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे। ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा, उस रजिस्ट्रार के पास जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड होने वाला है।
स्टेटमेंट एक फाइल की जाएगी, इसको बोला जाता है स्टेटमेंट अंडर 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। कौन कौन फाइल करता है सर? एक तो आपका कोई भी पर्सन जो एंगेज इन फॉर्मेशन था, वो एडवोकेट हो सकता है, सीए हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, सीएस हो सकता है, किसी से भी ये फाइल करा सकते हैं। और साथ में एक पर्सन जिसने अपना नाम सब्सक्राइब किया है, साफ साफ सर्टिफिकेट में लिखेंगे कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है एज टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी सारी पूरी कर दी गई हैं। कंटेंट देखा हमने इसका सर, नेम ऑफ एलएलपी होगा, प्रपोज बिजनेस करना है, एड्रेस बताना है, पार्टनर का नाम एड्रेस बताना है, डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम और एड्रेस बताना है, और जो अदर इंफॉर्मेशन एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है, कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है वो आपको इसके अंदर देनी है। लास्ट में तीसरा सबसेक्शन पनिशमेंट। उन्होंने कहा जी अगर आप इंफॉर्मेशन गलत देंगे, जो ऊपर बताया गया है, ही द पर्सन नोज इट टू बी फॉल्स और डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, तो ऐसे केसेस में इंप्रिजनमेंट हो सकती है विच में एक्सटेंड अप टू 2 years, और फाइन हो सकता है विच कैन बी लेस देन 10,000 रुपीज बट विच में एक्सटेंड अप टू 5 लाख रुपीज। नहीं चल रहा मुझे पता है। कहां से? अब नहीं, जब खत्म हो गया, आधा घंटे का काम है। विद एन इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म जो 2 साल तक एक्सटेंड कर सकती है, या विद अ फाइन जो 10,000 रुपीज से लेकर 5 लाख रुपए तक लगाया जा सकता है। नॉट ए इंपॉर्टेंट फाइन, क्योंकि यहाँ कोई अमेंडमेंट वगैरह नहीं आई थी, तो जनरली चांसेस कम है कि वो क्या करें, इन फाइन को आपके साथ टच करें। जनरली वैसे बेटा फाइन जहां मैं 1-2 बता दूंगा, जहां मेजर चेंज आया उसको याद करने की कोशिश करिएगा। 12 ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी एक बार अगर इंफॉर्मेशन आप सेक्शन 11 में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और साथ में स्टेटमेंट रजिस्ट्रार के पास फाइल कराते हैं, तो आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट तो रजिस्ट्रार अपने पास ही रख लेगा, रिटेन कर लेगा, और विद इन 14 डेज आपको रजिस्टर करेगा आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को, और आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि आपकी एलएलपी क्या हो गई है, रजिस्टर हो गई है। एक चीज ध्यान रखनी है सर, आपकी जो स्टेटमेंट दी गई थी 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में, रजिस्ट्रार इसको ट्रू मानते हुए ये सर्टिफिकेट देता है। इससे दिक्कत ये आती है कि सर क्योंकि आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, प्रोफेशनल ने सर्टिफाई किया है, उसके ऊपर रिलाई करके ये दिया जा रहा है, अगर गलत साबित हुआ तो इसलिए ऊपर क्या किया गया था, उसके ऊपर फाइन लगाया गया था। हमने कहा जी ऑब्वियसली जो ये सर्टिफिकेट है ये रजिस्ट्रार साइन करेगा, अपनी ऑफिशियल सील में देगा, और ये इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि एलएलपी इनकॉर्पोरेट की गई है बाय द नेम जो यहां पर आपने स्पेसिफाई किया था। तो सर 11 और 12 दोनों मिलके क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं। इनफैक्ट 11 और 12 के बाद इमीडिएटली क्या आना चाहिए था, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इन्होंने बीच में क्या घुसा दिया है, एक 13 सेक्शन रजिस्टर्ड ऑफिस का घुसा दिया है, हम इसको बाद में करते हैं। सर 11 और 12 के साथ सीधा कॉन्सिक्वेंस क्या है कि एक बार आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आपके ऊपर क्या आएंगे, इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है सर, एलएलपी स्यू हो जाएगी, दूसरों को सूट कर सकती है, एक्वायर कर सकती है, ओन कर सकती है, होल्ड कर सकती है, डेवलप कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है किसी भी प्रॉपर्टी को, कॉमन सील चाहे तो रख सकती है। 11 जो आपको 14C की बात बोली थी, और लास्ट में बेटा डी ने सारी बातें कवर कर ली कि कोई भी ऐसा काम कर सकती है जो कि क्या, कौन कर सकता है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट लॉफुली कर सकती है। तो कायदे से ये तीनों बातें ऑलरेडी किसमें कवर हो गई हैं, डी पॉइंट के अंदर, कि आप एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएंगे, इसलिए बॉडी कॉर्पोरेट जो जो काम कर सकती है आप वो सारे काम यहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं सेक्शन 12 में आपके पास सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन आने के बाद। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं 13 का। तो सर इनकॉर्पोरेशन की बात करें 11, 12 और इसका इफेक्ट कहां आता है 14 के अंदर। तो 11 में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट फाइल करनी है, 12 में उसके बेसिस पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 14 में सर्टिफिकेट मिलने के बाद क्या आ जाएगा, इफेक्ट आ जाएगा। तो ये एक चेन है जो आपसे पूछ सकता है कि इनकॉर्पोरेशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइल करने होते हैं। तो 11, 12 और 14 पे आकर आप क्या कर देंगे, उस आंसर को क्लोज कर देंगे। 13 अपने आप में एक सेक्शन है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर पेनल्टी में थोड़ा सा अंतर आया है। तो हो सकता है बेटा अगर क्योंकि उसने एक आधा ही पूछना होता है तो वो उन चीजों को टच करे जहां पर थोड़ी थोड़ी उसने अमेंडमेंट्स की हुई हैं। तो 13 इस वजह से इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है क्योंकि यहां पर एक अमेंडमेंट डाली गई है। एक 7 में थी अमेंडमेंट, जब 182 डेज को 120 डेज किया गया था, इसलिए मैंने आपको बोला था वहां से चांसेस है आ जाए। 13 से बात कर सकते हैं। 13 बात करता है आपके रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी की और उसके चेंज में। हमने कहा जी कोई भी एलएलपी है वो एक रजिस्टर्ड ऑफिस रखेगी जहां पर सारी कम्युनिकेशंस, सारे नोटिसेस उसको एड्रेस किए जा सकें और जहां पर वो उसको रिसीव कर सके। एक रजिस्टर्ड ऑफिस होने का बेनिफिट क्या है, हमने कहा जी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट एलएलपी को देना है, उसके पार्टनर को देना है, उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर को देना है, तो अगर ये रजिस्टर्ड ऑफिस पे सेंड कर दिया जाता है बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय पोस्ट अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और अदर प्रिस्क्राइब्ड मैनर, अदर प्रिस्क्राइब्ड मैनर में कुरियर आ गया हमारे पास, तो अगर ये रजिस्टर्ड ऑफिस पे सेंड कर दिया जाता है तो ये माना जाएगा ये एलएलपी उसके पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर पे सर्व हो गया। अगर आप कोई चेंज करते हैं अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर तो आप इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो रजिस्ट्रार को प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर फाइल करेंगे।
अगर कोई डिफॉल्ट किया जाता है तो एलएलपी और उसके सारे पार्टनर जो हैं, फाइन में चेंज आया है, 500 पर डे के लिए लायबल रहेंगे। मैक्सिमम 50,000 का फाइन जाएगा एलएलपी के केस में और मैक्सिमम 50,000 जाएगा आपके एवरी पार्टनर के ऊपर। तो आप समझेंगे सर ये पर डे वाला फाइन है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर आप डिले करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल वगैरह फाइल करने में, चेंज की डिटेल फाइल करने में, तो पर डे का 500 रुपए का फाइन लगेगा। मैक्सिमम दोनों के लिए क्या फाइन है, हर पार्टनर के ऊपर 50,000 है, एलएलपी के ऊपर भी क्या है 50,000 है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि अमेंडेड है, हो सकता है वो इस पॉइंट को सिर्फ अमेंडमेंट की वजह से क्या करे, एग्जाम में टच कर ले। तो 13 सेक्शन इस वजह से हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हमने कवर करना है। ठीक है जी, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। 15, 16, 17 की बात करें तो सर सारी गेम नेम पे चल रही है। कायदे से तो 18, 19, 20 और 21 भी हैं, लेकिन वो कोर्स का पार्ट नहीं है, तो हमें सिर्फ अपनी बात कहां रोक लेनी है, 17 पर रोक लेनी है। अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 17, क्योंकि पूरा सेक्शन ही चेंज हुआ है, ये बिल्कुल नया इंसर्टेड सेक्शन है, काफी चेंज आया है। नेम का कंसेप्ट वैसे ही इंपॉर्टेंट है, तो 17 के आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं एग्जाम के अंदर। सर 17 तक आए तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा नेम के बारे में। नेम के बारे में सेक्शन 15 ने क्या कहा जी, हर एलएलपी का जो नाम है इट विल एंड विद द वर्ड्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या उसके लास्ट में नाम में एक्रोनिम शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी एलएलपी। आप कोई भी एलएलपी हैं, आप रजिस्टर्ड नहीं हो सकते विद अ नेम। नंबर 1, वो नाम सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में अनडिजायरेबल हो, या वो आइडेंटिकल हो, या बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है विद द नेम ऑफ अदर एलएलपी कंपनी और अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एनी अदर पर्सन। तो सर 3 चीजें हैं जहां से रिजेंबलिंग पे नाम कैंसिल कर दिया जाता है, या अक्सर आपको नहीं दिया जाता, या तो वो अनडिजायरेबल हो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन। इसके कई कारण होते हैं, हमने कहा जी कई शब्द ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं आते, सेंट्रल गवर्नमेंट की पेट्रोनेज दिखाते हैं, कोई फॉरेन कंपनी से कनेक्शन दिखाते हैं, तो वो सब किसने पावर रख ली है, अनडिजायरेबल में 3 उन्होंने लिख के दिए हैं कि कंपनी से मैच नहीं खाना चाहिए, किसी एलएलपी से मैच नहीं खाना चाहिए, किसी ट्रेडमार्क से मैच नहीं खाना चाहिए। सर आपको अपने नाम के रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है रजिस्ट्रार के पास। ये फॉर्म जाता है ई फॉर्म 1, यानी कि काम सर यहां से शुरू होता है। 2 सिनेरियो ऐसे हैं जब एक एलएलपी नाम रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाती होगी। नंबर 1, जब या तो वो नई नई एलएलपी बन रही है, या नंबर 2, जब वो अपना नाम चेंज कर रही है। उन्होंने कहा दोनों सिनेरियो में क्या करना पड़ेगा, ई फॉर्म 1 के अंदर रजिस्ट्रार को अप्लाई करना पड़ेगा नाम को रिजर्व करने के लिए। अगर आपके रजिस्ट्रार को लगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो 15 सबसेक्शन 1 के सारे जो क्राइटेरिया हैं उन्हें पूरा कर लेती है, यानी कि 15 के हिसाब से वो अनडिजायरेबल, आइडेंटिकल या टू रिजेंबलिंग नहीं है, ऐसे केसेस में आपका रजिस्ट्रार आपके लिए नाम रिजर्व कर सकता है फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्ट्रार। तो आपको 3 महीने तक के लिए नाम क्या कर लिया जाएगा, रिजर्व कर लिया जाएगा। इस 3 महीने में जो भी प्रोसीजर होता है अपने एलएलपी का इंटरनली आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। तो सर 3 महीने तक के लिए नाम रिजर्व कराया जा सकता है। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट बात, सर कई बार आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है कि आपको नाम क्या करना है, चेंज करना है। ऐसा कब होता है, हमने कहा जी जब एलएलपी या तो नई नई रजिस्टर हुई है या उसने नाम चेंज किया है और गलती से ये नाम टू नियरली रिजेंबल हो गया है किसी कंपनी या एलएलपी से या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। तो ऐसे केस में आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट करेगी, अपने आप नहीं करेगी बेटा, एप्लीकेशन आएगी किससे, उस एलएलपी की, उस कंपनी की या उस ट्रेडमार्क के प्रोपराइटर की। 3 ही केस हो सकते हैं, तो या तो एलएलपी एप्लीकेशन डाले, वो कंपनी एप्लीकेशन डाले जिससे नाम मैच करता है, या ट्रेडमार्क के केस में उसके ओनर को क्या बुलाते हैं, उसका प्रोपराइटर, वो एप्लीकेशन डाले। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है नाम चेंज करने को, आपको नाम चेंज करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ। दोनों चीजें बेटा मैच होती हैं 3-3 मंथ। नाम रिजर्व भी कितने समय के लिए होता है, 3 महीने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जब ऑर्डर देती है नाम चेंज करने के लिए तब भी कितने समय में चेंज करना पड़ता है, 3 महीने के अंदर नाम चेंज करना पड़ता है। एक बात ध्यान रखने वाली है, इसमें एक केस में सर टाइम लिमिट होती है। अगर कोई प्रोपराइटर है ट्रेडमार्क का, वो एप्लीकेशन डाल रहा है इस बात के लिए कि मेरा नाम से आइडेंटिकल नाम आपने एलएलपी को दे दिया है, तो ऐसा प्रोपराइटर एप्लीकेशन डाल सकता है केवल 3 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी और फ्रॉम द चेंज ऑफ नेम, जो भी सिनेरियो है। तो आप समझेंगे यहाँ कोई अनलिमिटेड टाइम नहीं है कि जब मर्जी उठ के आ जाए और क्या कहते हैं एलएलपी से नाम मैच करता है। ऐसा करने के लिए केवल उसको कितने समय का टाइम दिया गया है, 3 साल का टाइम। 3 साल के बाद वो चाहकर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन नहीं डाल पाएगा। ठीक है जी। उसके बाद एक बार एलएलपी के पास ऑर्डर आया, एलएलपी ने अगर अपना नाम चेंज किया उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए, तो विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज
एलएलपी नोटिस देगी रजिस्ट्रार को अलोंग विद द कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कि हमने क्या कर लिया है, नाम चेंज कर लिया है, एंड शैल कैरी आउट नेसेसरी चेंजेस इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद इन 30 days ऑफ सच चेंज इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सच एलएलपी शैल चेंज इट्स नेम इन द एलएलपी एग्रीमेंट। तो आप उसके अंदर एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर अपना नाम चेंज कर देंगे। तो मैंने इसको अगर याद हो तो कुछ इस तरीके से बनवाया था कि सर ये दो कहानियां हो सकती हैं, आपके पास ऑर्डर आया 3 महीने के अंदर आपने ऑर्डर को फॉलो करना है, दो कहानियां हो सकती हैं, या तो एलएलपी नाम चेंज करे या तो एलएलपी नाम चेंज ना करे। कर लेती है तो 15 दिन के अंदर आरओसी को सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के साथ बता दे, 30 डेज के अंदर अंदर ये इंफॉर्मेशन कहां चेंज कर दी जाएगी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में चेंज कर दी जाएगी, और एलएलपी अपना चेंज नाम कहां इस्तेमाल करना शुरू कर देगी, एलएलपी के एग्रीमेंट में। हाँ, एलएलपी ढीठ निकलती है, नहीं चेंज करती, सर पनिशमेंट की बात है, पहले फाइन वगैरह होते थे, अब फाइन वगैरह की बात खत्म कर दी। उन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको एक नया नाम अलॉट कर देगी, आरओसी वो नाम रजिस्टर में एंटर कर देगा एज द नेम ऑफ एलएलपी, उसी नाम से आपको क्या दे देगा, एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, और एलएलपी उसी नाम को यूज करती रहेगी। हाँ, एलएलपी चाहे तो सब्सिक्वेंटली अपना नाम क्या कर सकती है, सेक्शन 16 के हिसाब से बाद में उसको चेंज करती रहे। तो कहानी यह है कि अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर कर देते हैं बहुत अच्छी बात है, 15 दिन के अंदर अंदर आप बता दीजिए, 30 डेज के अंदर अंदर आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, एलएलपी एग्रीमेंट में नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। नहीं बताएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, आपका नाम चेंज कर देगी, नया सर्टिफिकेट दे देगी, उसके बाद क्या करते रहिएगा, अपने आप नाम को चेंज करते रहिएगा। दिस इज 17 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेंट्रल गवर्नमेंट कब कब ऑर्डर कर सकती है नाम को चेंज करने के लिए और क्या क्या प्रोसीजर रहता है। 17 न्यूली एडिड है, इसलिए इंपॉर्टेंट चांस है कि बार बार पूछेगा कि एक ही क्वेश्चन आना है, तो गैस मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहां से आएगा। 7 एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से आ सकता है, 13 एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि चेंज है वहां पर, 17 अच्छा है, और 17 आएगा तो शायद साथ में 15 और 16 का जिक्र करना पड़े आपको कि कब का नाम के लिए ऑर्डर आ सकता है। ठीक है जी, 18, 19, 20, 21 कोर्स का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट आइए, एक सर हमने सारे प्रोसीजर को स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी के अंदर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक एलएलपी को बनाने में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 नेम रिजर्वेशन होती है। नेम रिजर्वेशन की बात करें तो सर हम 15 और 16 का जिक्र करेंगे, वहां पर ई फॉर्म 1 फाइल किया जाता है। उसके बाद सर एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कराया जाता है। इनकॉर्पोरेट कराने के लिए सर 11 और 12 इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को देंगे, वो क्या देगा, सर्टिफिकेट देगा सामने से। और तीसरी बात, अगर आप इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, तीसरा पॉइंट आता है सर सेक्शन 23 से हमारे पास से, जो ये बोलता है कि आपको एक सर्टिफिकेट एलएलपी का एग्रीमेंट कंपल्सरली बनाना है, राइटिंग में बनाना है, और 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के अंदर रजिस्ट्रार को फाइल करना है। ये किस में जाता है, ई फॉर्म 3 में। तो सर चेन बनती है, सबसे पहले नाम के लिए रिजर्वेशन होता है, एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है, इनकॉर्पोरेट होने के बाद एलएलपी का एग्रीमेंट कहां फाइल कर दिया जाता है, रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दिया जाता है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी में। आइए तीसरे पार्ट की तरफ चलें, जो सर हमसे बात करता है विद रिस्पेक्ट टू पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस। सबसे पहले 22 कहता है जी कौन कौन पार्टनर बन सकता है। मैंने कहा ये तो पहले भी बताया था बेटा, कायदे से ये बताता है कि किस किस तरीके से पार्टनर बन सकता है। उन्होंने कहा था नंबर 1, जो लोगों ने अपना नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर एज सब्सक्राइबर बताया था, वो सर्टिफिकेट मिलते ही ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। लेकिन यही एक लौता तरीका नहीं है, आप एलएलपी बनने के बाद जो भी एलएलपी एग्रीमेंट है उसके तहत भी क्या कर सकते हैं, नए पार्टनर बन सकते हैं। तो हमने कहा जी ऑन इनकॉर्पोरेशन जिन पर्सन ने नाम सब्सक्राइब किया था वो तो पार्टनर बनेंगे ही पड़ेंगे, और एनी अदर पर्सन में बिकम ए पार्टनर ऑफ एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट। कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। 23 अगेन मुद्दे की बात देखें तो सर यहाँ एलएलपी एग्रीमेंट की बात की गई है। उन्होंने कहा जी किसी भी पार्टनरशिप में जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं पार्टनर्स की या पार्टनर्स और एलएलपी की, आप सुनिए बेटा यहाँ 2 बातें हमेशा होती हैं, पार्टनर्स की आपसी और पार्टनर की किसके साथ, एलएलपी के साथ, क्योंकि एलएलपी एक सेपरेट पर्सन है, ये गवर्न की जाएंगी बाय द एलएलपी एग्रीमेंट। हाँ, अगर एलएलपी एग्रीमेंट बनाया है 30 डेज के अंदर, उसके अंदर इसको आपका फाइल करना है इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद द रजिस्ट्रार। कई बार ऐसा होता है कि सर इन पार्टनर्स ने ना एलएलपी बनाने से पहले ही क्या कर लिया होता है, एक एलएलपी एग्रीमेंट बना लिया होता है, उसको एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बुला सकते क्योंकि अभी एलएलपी नहीं बनी थी, इन्होंने आपसी पहले ही टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर ली थी। तो सवाल उठा जी क्या यही पहले का बना हुआ एग्रीमेंट बाद में एलएलपी एग्रीमेंट माना जा सकता है, लौने का माना जा सकता है, लेकिन ऐसे केस में एलएलपी बनने के बाद इन पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, इस एग्रीमेंट को रेटिफाई करना पड़ेगा। तो एन एग्रीमेंट इन राइटिंग मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी
between the persons who subscribe their name to incorporation document may impose obligations of LLP provided the agreement is ratified by all partners in the after the incorporation of LLP। तो हमने कहा जी सबसे पहले बात LLP एग्रीमेंट से निकल के आता है, रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है, कोई पहले का बना हुआ है तो भी चलेगा, आपको क्या करना है, रेटिफिकेशन कर लेनी है केवल उसकी। और चौथा, एलएलपी एग्रीमेंट में किसी प्रोविजंस के एब्सेंस में, बेटा यहाँ एक पॉइंट लिखा होता है इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इसका बिल्कुल मतलब नहीं एलएलपी एग्रीमेंट होगा नहीं, होगा तो पक्का, इन द एब्सेंस ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट एज टू एनी मैटर, किसी मुद्दे के रेस्पेक्ट में आपके एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, शेड्यूल 1 को रेफर करेंगे, वहां से उस चीज को उठाकर अपनी एलएलपी पे लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास आया रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स का केस में सेक्शन 23। इंपॉर्टेंट बात है, अगेन यहां से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि एलएलपी एग्रीमेंट के ऊपर है। ठीक है जी, 24 पे आइए। कब कब एक पर्सन पार्टनर नहीं रहता, सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। नंबर 1 हमने कहा जी पार्टनर सीज हो जाता है इन तरीकों से। नंबर 1 एग्रीमेंट, बात ही खत्म कि सर एग्रीमेंट में तरीका था इस तरह से पार्टनरशिप सीज होनी है, उस तरह से नोटिस दीजिए पार्टनरशिप सीज कर जाइए, आप उसमें पार्टनर नहीं रहेंगे। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो स्पेसिफिक तरीका बताया है, उन्होंने कहा जी ऐसे केसेस में जो पार्टनर नहीं रहना चाहता वो नॉट लेस देन 30 डेज का नोटिस देगा अदर पार्टनर्स को ऑफ हिज इंटेंशन टू रिजाइन एज पार्टनर। तो या तो एग्रीमेंट के तहत जाइए, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो एटलीस्ट 30 दिन का नोटिस देके जाइए। इसके अलावा सर ये तो इच्छा वाली बात हो गई थी, अब कई सिनेरियो ऐसे हैं जहां इच्छा नहीं चलती, मजबूरन पार्टनर नहीं रहता हुआ। नंबर 1 डेथ हो जाती है, जिस जगह आप पार्टनर बनने की बात कर रहे हैं एलएलपी ही क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, आप अनसाउंड माइंड के डिक्लेयर हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट एडजस्ट हो जाते हैं या डिक्लेयर हो जाते हैं, या आप अप्लाई कर देते हैं किसके लिए, इंसॉल्वेंसी के लिए। तो पॉइंट देखें क्या क्या आए हैं सर, एग्रीमेंट के तहत, एग्रीमेंट नहीं है तो 30 दिन का नोटिस देके, डेथ पे तीसरा, फॉर्म की डिसोल्यूशन पे चौथा, अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर हो जाने पे पांचवा, इंसॉल्वेंसी पे अप्लाई करने पे छठा, सातवां पॉइंट क्या है, डिक्लेयर हो जाने पे इंसॉल्वेंट के अंदर। ये वो सिनेरियोज हैं जब जब क्या होता है, एक पार्टनर सीज कर जाता है कि वो पार्टनर नहीं रहेगा। हाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि जस्ट बिकॉज एक पार्टनर सीज कर गया है वो अभी भी क्या माना जाएगा, पार्टनर माना जाएगा, यानी कि अपने काम से एलएलपी को बाउंड कर लेता होगा जब तक क्या ना किया जाए, या तो पब्लिक नोटिस ना दिया जाए या फिर ऐसे पर्सन के साथ डीलिंग हो रही है जो ये बात जानता है कि आपका वो पार्टनर अब क्या कर चुका है, सीज कर चुका है। तो दो सिनेरियो हैं सर, वो तब तक जब जिम्मेवारी उठाता रहेगा या तब तक पार्टनर माना जाएगा जब तक नंबर 1 या तो पब्लिक नोटिस नहीं दिया या फिर ऐसे पर्सन से डीलिंग हो रही है जिसको आपके पार्टनर होने के बारे में, ना होने के बारे में पता है, उस केस में भी वो आपको लायबल नहीं ठहराए जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद जब कोई पार्टनर सीज करता है तो हमने कहा जी वो पार्टनर खुद, उसकी डेथ के केस में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके पास ये राइट होता है कि वो पार्टनर की कैपिटल कंट्रीब्यूशन और उसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस जो भी हैं एडजस्ट कर वो फिगर किससे ले जाए, एलएलपी से ले जाए। लेकिन ऐसे पार्टनर को और ऐसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एक बार पार्टनर सीज होने के बाद बिजनेस में इंटरफेयर करने का या पार्टिसिपेट करने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो दो बातें उन्होंने लिखी, द पार्टनर ऑफ एलएलपी जब सीज हो जाता है तो ये फॉर्मर पार्टनर या वो पार्टनर जो कि डेथ के केस में, इंसॉल्वेंसी के केस में ऑफिशियल रिसीवर एंटाइटल्ड है, वो किस किस चीज के लिए एंटाइटल्ड है, एन अमाउंट इक्वल टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड हिज राइट इन द शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। और ऐसा फॉर्मर पार्टनर या उसके शेयर को एंटाइटल्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिशियल रिसीवर जो भी है, दे शैल हैव नो राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो तीन मेजर बातें निकल के आती हैं सर। कब कब सीज करता है, सीज करने के बाद जब तक नोटिस नहीं दोगे तब तक पार्टनर माने जाओगे, सीज हो जाने के बाद आपको या आपके रिप्रेजेंटेटिव को अधिकार है कैपिटल ले ले, उसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस का जो नेट बनता है वो भी रिकवर करके जाए, लेकिन किसी भी तरह से बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का अधिकार आपको नहीं मिलेगा। दिस इज सेक्शन 24। 25 सर कुछ फाइलिंग की बातें करता था, चेंजेस के बारे में। उसने कहा जी नंबर 1, अगर एक पार्टनर चेंज करता है अपना नाम या अपना एड्रेस तो वो 15 डेज में इस चेंज के बारे में किसको बताएगा, एलएलपी को बताएगा। एलएलपी दो काम करेगी सर, इस चेंज के बारे में 30 डेज ऑफ चेंज के अंदर आरओसी को बताएगी, यानी कि 15 दिन में पार्टनर बता रहा है, 30 डेज फ्रॉम चेंज यानी कि एडिशनल 15 दिन में कौन बता रहा है, एलएलपी आरओसी को बता रही है। लेकिन एलएलपी को एक बात और बताने को कहा गया है, उन्होंने कहा जी ये चेंज ऑफ नेम या एड्रेस तो बताना ही बताना है, इसके अलावा कोई पर्सन पार्टनर बनता है या पार्टनर सीज होता है,
इसको भी किसको बताना है, आरओसी को बताना है 30 डेज में। यानी कि फर्स्ट पॉइंट में सर पार्टनर ने एलएलपी को बताना है 15 दिन के अंदर अंदर अपना नाम या एड्रेस चेंज होने पर। सेकेंड पॉइंट में एलएलपी ने 2 बातें बतानी है, कोई नया पार्टनर बनता है या सीज होता है 30 दिन में बताइए। वो इंफॉर्मेशन जो आपके पास पार्टनर से आई है कि हाँ मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना नाम या एड्रेस चेंज कर रहा हूं, ऐसी इंफॉर्मेशन भी 30 डेज में किसको देनी है, एलएलपी ने आरओसी को फाइल करनी है। लेकिन ये एडिशनल 30 डेज नहीं है, 30 डेज फ्रॉम चेंज ही है। अच्छा, अगर आप ये वाली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जहां पर आपका कोई नया पार्टनर बना है, हमने कहा जी ऐसी जगह पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अगर ये इनकमिंग पार्टनर के रिस्पेक्ट में फाइल हो रही है तो आपको एक स्टेटमेंट कंटेन करनी पड़ेगी कि ये पार्टनर क्या करना चाहता है, ये कंसेंट दे रहा है हमारा पार्टनर बनने के लिए। तो सर सीजिंग में भी देनी होती है, एडमिशन में भी देनी होती है, लेकिन सीजिंग में ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं जाएगी। जब आप एग्री कर रहे हैं कोई पार्टनर बन रहा है तो ऐसे केस में क्या चाहिए, इस फाइलिंग के साथ साथ एक रिटर्न कंसेंट भी उस पार्टनर का फाइल करना है। अगेन ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है बेटा, फाइन बदले हैं। उन्होंने कहा जी अगर एलएलपी कॉन्ट्रावीन करती है, ये दोनों बातें पूरी नहीं करती, एलएलपी और एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर पे पेनल्टी है 10,000 रुपए तक। पार्टनर सबसेक्शन 1 को तोड़ता है, सब पे लायबिलिटी है 10,000 की पेनल्टी तक। तो पेनल्टी बराबर है, इसलिए हम याद रखनी मुश्किल नहीं है। पार्टनर का ना बताने की पेनल्टी भी कितनी है, 10,000 रुपए है। एलएलपी की एक इंफॉर्मेशन ना देने की पेनल्टी भी कितनी है, 10,000 रुपए। लास्ट बात, सर एक पार्टनर सीज कर गया, इस पार्टनर के सीज करने की इंफॉर्मेशन कायदे से किसको देनी चाहिए थी, एलएलपी को, आरओसी को देनी चाहिए थी, एलएलपी ने नहीं दी। क्या पार्टनर खुद जा सकता है, हमने कहा यस, पार्टनर हिमसेल्फ जाके नोटिस दे सकता है, किसको, अपने आरओसी को, कि हां मैं पार्टनर सीज कर चुका हूं। ऐसे केस में जो आपका रजिस्ट्रार है वो कंफर्मेशन मांगेगा किससे, एलएलपी से। अगर एलएलपी 15 दिन तक कोई कंफर्मेशन नहीं देती है तो रजिस्ट्रार इसको नोट कर लेगा कि वो पार्टनर क्या कर गया है, सीज कर गया है। तो हमारे पास देखा जाए तो पैसे एलएलपी ने बताना होता है, लेकिन वो नहीं बता रही तो आपके पार्टनर के पास भी राइट है कि वो क्या कर सकता है, ये बात इन्फॉर्म कर सकता है। ठीक है जी, 25 तक ये बात कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने कवर करना है सर, 3 चीज हमने चेक करनी है यहां पर, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। ये वो सिनेरियो सर कवर हो रहे थे जहां पर हमने ना 3 एस्पेक्ट कवर किए थे। नंबर 1 हमने कहा था जी पार्टनर्स की आपस में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, ये बात हमने कवर करनी थी। दूसरा सर हमने एक्सपेक्ट कवर किया था कि पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कुछ केसेस में उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है। तीसरा हमने बात किया था कि कब कब ये लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो हमने कहा जी सबसे पहली बात तो म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, दूसरा लायबिलिटी लिमिटेड होती है। फिर हमने 3 सिनेरियो याद करने थे, लर्निंग के लिए हमने इसको बना लिया था फन के केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है। फन का मतलब क्या है, फ्रॉड, अनऑथराइज्ड और नेग्लिजेंस, तीनों के लिए सेक्शंस हमने कवर किए थे। पहले हम बात करते हैं बेटा म्यूचुअल एजेंसी की। म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, ये बात 2 जगह फैली हुई थी, सेक्शन 26 में साफ साफ लिखी थी, 28 सब सेक्शन 2 में भी ये बात लिखी हुई थी। आइए जरा देखें क्या कहते थे। 26 सीधा सीधा लिखता है, एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी द एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स। क्लियरली बता रहा है म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है, यही बात 28 सबसेक्शन 2 में भी लिखी हुई है। लेकिन दूसरे केवल उसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर बात लिखते हैं, अ पार्टनर शैल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ एनी अदर पार्टनर ऑफ द एलएलपी। तो ये दोनों बातें मिलकर क्या करती हैं सर, ये दोनों बातें मिलकर हमें ये बताती हैं कि म्यूचुअल एजेंसी एक एलएलपी के अंदर नहीं होती है। लिमिटेड लायबिलिटी सर एक ही बात को 3 जगह लिखा गया है, 27 सबसेक्शन 3 में लिखा है, 4 में लिखा है, 28 सबसेक्शन 1 में लिखा है। तीनों की बात करें, तीनों एक ही समरी निकाल रहे हैं कि पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। देखें क्या लिखा, द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी whether arising out of contract or otherwise shall solely be the obligation of the LLP. The liabilities of LLP shall be met out of the property of the LLP. A partner is not personally liable directly or indirectly for any obligation referred to under 27 subsection 3 solely by reason of being a partner of LLP. तो हमने कहा जी पार्टनर की LLP की ऑब्लिगेशन केवल LLP की होती है, उसी के असेट से निपटाई जाएगी, किसी के पार्टनर हो जाने से उसके ऊपर इन ऑब्लिगेशन के लिए कोई लायबिलिटी नहीं आने वाली है। लास्ट बात जो यहां पर निकल के आती थी,
सर पार्टनर की लायबिलिटी कुछ सिनेरियो में क्या हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है। फ्रॉड सीधा सीधा सेक्शन है, सेक्शन 30 जिसके बारे में बात करता है। अनऑथराइज एक्टिविटी सेक्शन 27 सबसेक्शन 1 में बात की गई है। और सर नेग्लिजेंट एक्ट जिसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं मिसकंडक्ट, रॉन्गफुल एक्ट, दो जगह बताया गया है 27(2) और 28(2) के अंदर। बात देखें, सबसे पहले हमने बात करनी है सर अनऑथराइज एक्टिविटी की। अ पार्टनर इज LLP इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय अ पार्टनर इन डीलिंग विद अ पर्सन इफ द पार्टनर हैज इन फैक्ट नो अथॉरिटी टू एक्ट इन द LLP। यानी कि अगर वो अनऑथराइज्ड एक्ट करेगा तो ऐसे केस में LLP कोई जिम्मेवारी नहीं उठाने वाली है। दूसरा हमने क्या बात करी, नेग्लिजेंस, मिसकंडक्ट, सर दो जगह से आता है। द LLP इज लायबल इफ a partner of LLP is liable to any person as a result of wrongful act or omission on his part in the course of the business of LLP। और यही बात 28 सबसेक्शन 2 दिखता है कि wrongful act की जिम्मेवारी कौन उठाएगा। The provisions of 27 subsection 3 shall not affect the personal liability of a partner for his own wrongful act or omission। तो अगर एक पार्टनर कोई wrongful act या omission करता है जिसको हमने नेग्लिजेंस बुलाया, ऐसे केसेस में वो खुद क्या होगा, पर्सनली जिम्मेवार उठाएगा। तो हमने दो बातें देखी सर, ये बात निकल के आई है 27 सबसेक्शन 2 से और 28 सबसेक्शन 2 से। लास्ट बात फ्रॉड, उन्होंने कहा जी फ्रॉड की तो सीधी सीधी कहानी है, अगर एक कोई पार्टनर फ्रॉड करता है तो वो खुद भी जिम्मेवार होगा, LLP भी जिम्मेवारी उठाएगी। लेकिन LLP उस केस में जिम्मेवारी उठाने से पीछे हट जाएगी जहां LLP ये साबित कर दे कि पार्टनर ने ये फ्रॉड LLP की नॉलेज के बिना किया है। सेकेंडली, ना केवल सर लॉस को बियर करेंगे बल्कि उसके बदले डैमेजेस भी पे करने पड़ेंगे। तो अगर कोई डैमेजेस आए हैं तो वो डैमेजेस आपको देने पड़ेंगे। सर फ्रॉड के लिए इन्होंने पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब की हुई है और यहां पर आया हुआ है चेंज। वेयर अ बिजनेस इज कैरिड ऑन विद द इंटेंट और पर्पस ऑफ फ्रॉडिंग, यानी कि सबसेक्शन 1 के लिए एवरी पर्सन हु इज नोइंगली पार्टी टू कैरिंग ऑन सच बिजनेस शैल बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 5 years। बेटा पहले ये 2 साल हुआ करता था, इस फिगर को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। एंड विद अ फाइन विच शैल एक्सटेंड अप टू 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का। तो सर फ्रॉड की पेनल्टी बदली है, इसलिए हमारा फ्रॉड का सेक्शन भी क्या हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, पार्टनर जिम्मेवारी उठाता है, साथ साथ LLP भी उठाती है। लेकिन LLP तब नहीं उठाती है जब LLP ये साबित कर दे कि उसके नॉलेज के बिना ये काम किया गया है। इसके अलावा आपको डैमेजेस देने पड़ते हैं। 29 होल्डिंग आउट का कंसेप्ट बिल्कुल सेम जो 28 में पार्टनरशिप में दिया हुआ है कि अगर एक पर्सन अपने एक्ट से, अपने ओमिशन से रिप्रेजेंट करता है कि वो LLP का क्या है, पार्टनर है, उसके बेसिस पर कोई LLP के साथ डील करता है तो LLP तो जिम्मेवारी उठाएगी ही उठाएगी। जो पार्टनर है वो भी क्या हो जाएगा, पर्सनली लायबल इस केस में हो जाएगा। और लास्ट सर इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है विसल ब्लोइंग। ये कंसेप्ट हमने देखा था कि सर एक ऐसा एम्प्लॉय या ऐसा पार्टनर LLP का जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रही किसी रॉन्गफुल इंफॉर्मेशन की बाहर नॉलेज देता है, बाहर इंफॉर्मेशन देता है एजेंसीज को, या सर किसी पार्टनर को, किसी एम्प्लॉय को कन्विक्ट कराने में मदद करता है, सजा दिलाने में मदद करता है, तो ऐसे विसल ब्लोअर के लिए एक्ट में 2 प्रोविजन है। नंबर 1, अगर ये खुद भी गिल्टी था तो इसकी पनिशमेंट रिड्यूस की जा सकती है या बिल्कुल वेव की जा सकती है। दूसरा, अगर ये खुद इन्वॉल्व नहीं भी था तो इसका डर क्या होता है कि सर इसको ये इंफॉर्मेशन देने की वजह से हैरेस किया जाएगा, डिमोट किया जाएगा, इसको किसी तरह से सस्पेंड किया जाएगा, थ्रेटन किया जाएगा। उन्होंने कहा इनमें से कोई चीज भी आप ऐसे विसल ब्लोअर के साथ नहीं कर सकते। 2 बातें उन्होंने बोली जी, कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो है रिड्यूस कर सकता है, वेव कर सकते हैं पेनल्टी को, और कोई भी ऐसा पार्टनर या एम्प्लॉय जो है वो डिस्चार्ज नहीं होगा, डिमोट नहीं होगा, सस्पेंड नहीं होगा, थ्रेटन नहीं किया जाएगा, हैरेस नहीं किया जाएगा, इन एनी अदर मैनर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, बिकॉज उसने विसल ब्लोइंग की है, यानी कि इंफॉर्मेशन बाहर किसी अथॉरिटी को बताई है ऑफ रॉन्ग डूइंग जो LLP के अंदर चल रही है। ठीक है जी। लास्ट एक्सपेक्ट, अगेन यहां से क्वेश्चन आने का आखिरी चांस जहां से आता है 34, 34A, 35 और 36 के सेक्शंस फाइलिंग की बातें करते हैं। सर 34 में बात करें तो ब्रॉडली 3 बातें हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा जी आपको कुछ प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, रूल में बताए गए हैं। जनरली सर कैश बुक होती है, परचेज बुक होती है, सेट्स की बुक होती है, वो आपको मेंटेन करने हैं। प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के लिए मैं आपको डबल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन करने हैं। कैश बेसिस पे कर सकते हैं, अक्रूवल बेसिस पे कर सकते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखने हैं, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के लिए रखने हैं। प्रिस्क्राइब्ड पीरियड क्या था,
8 ईयर्स। तो हमने कहा जी पहली बात जो निकल के आती है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर, तो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, हर साल के बनाने हैं, कैश अक्रूवल किसी पर भी बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात है बेटा एलएलपी के लिए, कैश पे भी बन सकते हैं, अक्रूवल पे भी बन सकते हैं। हाँ, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेंगे, 8 साल तक के अकाउंट्स आपके पास पुराने होने चाहिए। फाइलिंग पे आ जाए, आप एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी बनाएंगे, कितने समय में बनाएंगे? विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिसमें ऑब्वियसली आपके पास इसको साइन कराया जाएगा बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। इसको प्रिस्क्राइब्ड टाइम में फाइल करना है। ये प्रिस्क्राइब्ड टाइम क्या था? 30 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। तो सर 6 महीने में बनाने होते हैं, अगले 30 दिन में क्या करनी होती है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फाइल करनी होती है। किस फॉर्म में जाती थी? फॉर्म 8 के अंदर। तो ये फॉर्म 8 में जाती है। अच्छा, यहां एक बात इंपॉर्टेंट हो जाती थी, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? हमने कहा जी फाइनेंशियल ईयर यूजुअली तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, लेकिन अगर आपकी कंपनी ऐसी है जो 30 सितंबर के बाद बनी है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? हम अगले साल का जो 31 मार्च है उसको क्या मानेंगे? आपका फाइनेंशियल ईयर मानेंगे। हमने एग्जांपल लिया था कि सर 1 मई को बनी, 1 जुलाई को बनी, 30 सितंबर को बनी, 2022 वाला ही क्या मिलेगा? आपका फाइनेंशियल ईयर बनेगा। लेकिन अगर 1 अक्टूबर को बनी, 1 नवंबर को बनी, 1 दिसंबर को बनी, तब ये क्या हो जाएगा? 2023 वाला फाइनेंशियल ईयर आपका जाके खत्म होगा। यहां से हमने कैलकुलेशन करी थी, सर छोटे से छोटा फाइनेंशियल ईयर 6 महीने का होता है, बड़े से बड़ा फाइनेंशियल ईयर 18 महीने का हो जाता है। जहां पर 1 अक्टूबर को आप बने तो यहां आपका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होने वाला है? अगले 31 मार्च को नहीं, उससे अगले 31 मार्च को, तो 18 महीने हो जाएंगे। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि सर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी कब बनानी है ये इस बात पे डिपेंडेंट होगा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा जी अगर यहां खत्म हुआ तो 6 मंथ्स 30 सितंबर तक बनाना है, अगले 30 दिन में क्या करना है? फाइल करना है। यहां होता है तो फिर वही 30 सितंबर तक बनाना है, अगले 30 दिन में क्या कर देना है? इसको रजिस्ट्रार के पास फाइल करना है। तीसरी बात क्या निकल के आई? आपने अपने एलएलपी की जो किताबें बनवाई हैं उनका क्या करना पड़ेगा? ऑडिट कराना पड़ेगा एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रूल सिलेबस में नहीं थे, और सर यहां पर दोबारा पेनल्टी में चेंज आया हुआ है। अगर आप फाइलिंग का डिफॉल्ट करते हैं 100 रुपीज ईच डे का फाइन लगेगा, 1 लाख रुपए मैक्सिमम एलएलपी के ऊपर, 50,000 रुपए डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाते, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी नहीं बनाते, ऑडिट नहीं कराते, 25,000 रुपए मैक्सिमम फाइन कहां तक एक्सटेंड कर सकता है? 5 लाख रुपए तक इन केस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, 10,000 रुपए और मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकता है 1 लाख रुपए तक। ये एलएलपी के ऊपर फाइन है, ये आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर फाइन है। तो सर याद रखने वाली बात यहां पर अकाउंट एंड सॉल्वेंसी और उसकी फाइलिंग। ठीक है जी। एक नया सेक्शन आया, उसने कहा जी जो एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनेंगे, जो ऑडिटिंग होगी वो किसके हिसाब से होगी? स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से किया जाएगा। 34A एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। आज की डेट में आपका ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कौन देता है? हमने कहा जी एक अथॉरिटी है बाय द नेम ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेफ्रा। इसके कंसल्टेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, इसके तहत किताबें बनानी है, इनके तहत क्या करना है? ऑडिट करना है। लास्ट बात, एनुअल रिटर्न। हर एलएलपी विद इन 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या बनता होगा सर? 30 मार्च के बाद 60 दिन, 30 मई, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी से कहीं पहले की बात हो रही है, एक एनुअल रिटर्न फाइल करेगी। एनुअल रिटर्न किस फॉर्म में जाती है? फॉर्म 11 के अंदर। ना फाइल करें एलएलपी और उसका डेजिग्नेटेड पार्टनर 100 रुपीज ईच डे का फाइन बियर करेंगे, मैक्सिमम 1 लाख रुपए एलएलपी पे, 50,000 रुपए डेजिग्नेटेड पार्टनर पे। फाइन सेम है जो यहां पर दिया गया था। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी ना फाइल करने का फाइन भी सेम है, अपना एनुअल रिटर्न ना फाइल करने का फाइन भी सेम है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी 6 महीने में बनती है, नेक्स्ट 30 महीने में फाइल होती, 30 दिन में फाइल होती है। एनुअल रिटर्न 60 दिनों के अंदर अंदर क्या होती है? फाइल की जाती है फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी। लास्ट बात 36, कुछ डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन होती है। क्या क्या फाइल कर दिया आपने बेटा आरओसी के पास? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दिया, नेम्स ऑफ पार्टनर्स उनके अंदर चेंजेस दिए 25 के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी दी, एनुअल रिटर्न दी। हमने कहा चारों चीजें क्या हैं?
पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी पर्सन इन्हें क्या कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है। ठीक है जी, लास्ट पार्ट खत्म हुआ, आ जाइए आखिर बिल्कुल लास्ट पार्ट के ऊपर कन्वर्जन के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा जी कन्वर्जन 55, 56, 57 के हिसाब से होती है। तीनों में क्या बोला गया, पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हो रही है तो शेड्यूल 2 लगा लो, प्राइवेट कंपनी लगा रही है तो शेड्यूल 3 लगाएगी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो 4 शेड्यूल लगाएगी। हमें शेड्यूल नहीं याद करने, शेड्यूल में क्या है, एक चीज ध्यान रखनी है। उन्होंने कहा जी अगर आप किसी भी तरह से कन्वर्जन कर रहे हैं तो एक बार रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है कि फर्म, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी ने सारे शेड्यूल्स कंप्लाई कर लिए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करेगी और एक सर्टिफिकेट देगी इस बात को स्टेट करते हुए कि एलएलपी क्या हो गई है, रजिस्टर कर ली गई है उस डेट से जिस डेट को आपने सर्टिफिकेट में मेंशन किया है। अब एक दिक्कत समझिए, सर एक एलएलपी बन गई है, ये कन्वर्जन से बनी है, तो पुरानी कोई फर्म रही होगी, पुरानी प्राइवेट कंपनी रही होगी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी रही होगी। आपको यह सर्टिफिकेट मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर अपने पुराने रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को यह बात इंफॉर्म करनी है कि हम लोग यहां से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा रहे हैं और हम लोग क्या बन चुके हैं, एक एलएलपी बन चुके हैं। जैसे ये काम करेंगे, आपके नई एलएलपी, उसके सारे पार्टनर और पुरानी फर्म, उसके पार्टनर, पुरानी कंपनी या उसके मेंबर सब बाउंड हो जाएंगे एज पर द शेड्यूल्स जो आप पे अप्लाई करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके ऊपर इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन लग जाएगा। इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन लगने का मतलब क्या है, उन्होंने कहा जी ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। नंबर एक नई एलएलपी बनेगी बाय द नेम जो आपने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में लिखवाया हुआ है। आपकी पुरानी फर्म या पुरानी कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज, सारे राइट्स, सारी लाइबिलिटीज, सारी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स ऑटोमेटिकली किसकी बन जाएंगी, इस एलएलपी की बन जाएंगी, बिना किसी रजिस्ट्रेशन, बिना किसी डीड के। और आपकी पुरानी फर्म और कंपनी बंद की हुई ऑटोमेटिकली मान ली जाएगी। चीजों को ध्यान रखना है, एक नई एलएलपी बनेगी, सारी टेंजिबल, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, असेट्स, इंटरेस्ट किसके हो जाएंगे, एलएलपी के हो जाएंगे। पुरानी फर्म और कंपनी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी एलएलपी ट्रिब्यूनल से कब कब बंद कराई जा सकती है। 44 आपका पार्टनरशिप के बारे में बोलता था, 64 किसके बारे में बात करता है, एलएलपी के बारे में बात करता है। उसने कहा नंबर 1, अगर एलएलपी खुद डिसाइड करे कि हमें ट्रिब्यूनल से बंद होना है, ऐसे केसेस में खुद ट्रिब्यूनल में क्या कर सकती है, एप्लीकेशन डाल सकती है। सर 6 महीने के लिए लगातार नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 से कम हो गए हैं, आरओसी जाके बंद करवा सकता है। एलएलपी अपने डेट्स नहीं पे कर पा रही, क्रेडिटर जाते होंगे ऐसे केसेस में। सर एलएलपी ने इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट काम किया है, यानी कि देश के अगेंस्ट कोई काम किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट बंद करा सकती है। एलएलपी ने डिफॉल्ट किया है इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी एंड एनुअल रिटर्न फॉर 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, रजिस्ट्रार बंद करा सकता है। और फाइनली ट्रिब्यूनल को इज्जत, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड पर ट्रिब्यूनल बंद कर सकती है। तो सर 6 ग्राउंड है जिसके ऊपर ट्रिब्यूनल ने बंद करने की पावर दी है। नंबर 1, वाइंड अप खुद कराना है, 6 महीने तक नंबर कम हो गए हैं, डेट नहीं पे हो रहे, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, 5 साल से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी है, या एनी अदर ग्राउंड जो जस्ट एंड इक्विटेबल लगता है। लास्ट में हमने क्या देखना है इसके अंदर, हमने कहा जी जो आपके पार्टनर्स हैं वो एक बिजनेस ट्रांजैक्ट कर सकते हैं एलएलपी के साथ, सेपरेट लीगल एंटिटी का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, आपके पार्टनर अलग होते हैं, एलएलपी अलग होती है, इसलिए पार्टनर आपकी एलएलपी के साथ क्या कर सकता है, एक बिजनेस रिलेशनशिप में एंटर कर सकता है, सामान बेच सकता है, सामान खरीद सकता है, कोई दिक्कत हमें नहीं आने वाली है। 67 आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर करती है कि जहां उन्हें जरूरत लगे वो कंपनी एक्ट के प्रोविजन क्या कर सकते हैं, एलएलपी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए वो एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालेंगे, इस ऑफिशियल गैजेट के नोटिफिकेशन को बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। अगर 30 दिन तक बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इसको या तो रिजेक्ट नहीं करते या इसमें कोई चेंज नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली क्या मान लिया जाएगा कि अप्रूव हो गए, यानी कि अप्रूव करने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिकली बोथ हाउसेज को क्या करना पड़ेगा, या तो चेंज करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा अगर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी एक्ट के कोई प्रोविजन एलएलपी के ऊपर अप्लाई करना चाहती हैं। ऑब्वियसली बात है सारी जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये आज की डेट में फिजिकली ना फाइल होकर इलेक्ट्रॉनिकली फाइल हो सकते हैं, फिजिकली साइन नहीं होते, डिजिटली साइन किए जा सकते हैं। और लास्ट में उन्होंने एक बात और लिखी है, पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। अगर आप उस प्रिस्क्राइब्ड टाइम में डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करते हैं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है आप डॉक्यूमेंट फाइल नहीं कर सकते,
आप एडिशनल फीस देकर, एडिशनल फाइन देकर इसको बाद में भी फाइल कर सकते हैं। हाँ, ये फाइन डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट और जितना डिले होगा उसके हिसाब से वेरी करता रहेगा, आपको इसलिए फाइन कवर नहीं करने हैं। डेफिनेशन पर आ जाए। बॉडी कॉर्पोरेट कर लिया है सर, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, हमने कवर की। बिजनेस की वही सेम डेफिनेशन है, ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन सब आता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर की फालतू डेफिनेशन, डेजिग्नेटेड पार्टनर वो है जो सेक्शन 7 में डेजिग्नेट किया गया है। फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन काम की है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी में काम आएगी। फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एन एलपी मींस 1 अप्रैल से पीरियड जो कहां तक जाता है, 31 मार्च तक जाता है। लेकिन अगर आपकी कंपनी एलएलपी 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है तो ये नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च पे जाएगा। उसके बाद फॉरेन एलएलपी क्या होती है, सेम डेफिनेशन, इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस रखती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हमने देख लिया क्या होती है, जो कि फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड होती है अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल एलएलपी बेटा पेपर में आने पे टॉप प्रायोरिटी का क्वेश्चन, और फ्री का नंबर है, सिर्फ एक डेफिनेशन लिखने के 5 नंबर दे देगा। उन्होंने कहा जी स्मॉल एलएलपी क्या होती है, इट मींस ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगेन यहां दो बातें हैं, उसका कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ एज में बी प्रिस्क्राइब। सर कंट्रीब्यूशन की फिगर क्या लिखी है, 25 लाख जो कहां तक जा सकती है, 5 करोड़ तक, कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है। आज की डेट में भी लिमिट क्या है फिर 25 लाख। पहला सर कंट्रीब्यूशन पर है, जैसे वहां पर पेड अप शेयर कैपिटल होती थी, यहां क्या है कंट्रीब्यूशन है। वहां पर भी टर्नओवर होता था, यहां पर भी क्या है, इट्स टर्नओवर एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड ₹40 लाख और सच हायर अमाउंट जो कहां तक जा सकता है 50 करोड़ तक। कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है तो अमाउंट अभी भी क्या माना जाएगा, 40 करोड़ ही माना, सॉरी 40 लाख ही माना जाएगा। और इसमें एक बात और लिखी है, और which meets such other requirement as may be prescribed and fulfills such terms and conditions as may be prescribed। सर यहां पर स्मॉल कंपनी के मुकाबले एक बात एडिशनल है, कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर वाली लिमिट तो है ही है, गवर्नमेंट के पास यहां पर कुछ एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस देने की पावर भी दी गई है। तो ये 3 पॉइंट में हमें बकायदा क्या करनी पड़ेगी, एलएलपी की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। लास्ट में सर हमारे पास डिफरेंसेस, पहला डिफरेंस हमारे पास आता है एलएलपी और फर्म में। आसान है कंपैरेटिवली, क्योंकि सर एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, दूसरी नहीं है, आधे कॉन्सिक्वेंस उससे निकल आएंगे। ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट से गवर्न है, ये पार्टनरशिप से, ये बॉडी कॉर्पोरेट है, ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रखती है, नहीं रखती है। एक्ट से क्रिएट होती है सर, एग्रीमेंट से क्रिएट होती है, ये केवल रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। यहां परपीचुअल सक्सेशन नहीं होती है, यहां परपीचुअल सक्सेशन होती है। नाम के एंड में एलएलपी रखनी होती है सर, यहां पर किसी तरह की कोई गाइडलाइन नहीं दी गई होती है। यहां म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है, इंपॉर्टेंट बात है, जब भी पार्टनरशिप में डिफरेंस देंगे म्यूचुअल एजेंसी वाली बात जरूर टच करिएगा। सर यहां पर म्यूचुअल एजेंसी होती है, लायबिलिटी यहां लिमिटेड होती है, यहां पर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लास्ट क्वेश्चन, एलएलपी और कंपनी में डिफरेंस। उन्होंने कहा जी दोनों में, यहां पर यही बात है कि दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसलिए डिफरेंस निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, यहां पर कंपनीज एक्ट 2013 है। यहां पर सर लोगों को पार्टनर बुलाया जाता है, यहां पर मेंबर बुलाया जाता है। यहां पर सर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो, ये आगे के लिए जो एलएलपी गवर्नेंस स्ट्रक्चर है फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से चला सकते हैं एग्रीमेंट में। यहां आपको स्टैट्यूट बेस्ड गवर्नेंस फॉलो करनी पड़ती है, यानी कि लॉ के हिसाब से चलना पड़ता है। नेम एलएलपी से एंड होता है, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड से एंड होता है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मैंने कहा जी पहली बात तो यहां डायरेक्टर नहीं होते, यहां क्या होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर, यहां डायरेक्टर होते हैं। लायबिलिटी यहां पर सर लिमिटेड होती है, लेकिन कुछ केसेस में क्या हो जाती है अनलिमिटेड, वो फन वाली बात आप लिख सकते हैं। यहां पर सर लिमिटेड होती है टू द अमाउंट अनपेड या द अमाउंट गारंटी जो दिया गया है। एंड नंबर ऑफ मेंबर्स और पार्टनर्स, सर मिनिमम 2 है, मैक्सिमम एलएलपी में कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। कंपनी में आ जाएं, प्राइवेट और पब्लिक अलग अलग दे दें, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 तक जा सकते हैं, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मैक्सिमम की कोई भी लिमिट यहां पर नहीं दी गई है। इसी के साथ हमारा जो एलएलपी एक्ट है वो भी खत्म होता है।